हेलो एवरीवन। आज हम हमारा दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम हाइड्रो एसिड डिस्कस कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड का भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने का। वो क्या होगा कि जब हमारे पास का जनरल एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ZOH की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जहाँ ये Z रिप्रेजेंट कर रहा है, वो Z हमारा क्या होगा, वो एटम है जिसकी हमें एसिडिटी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनके ऊपर हमारे पास ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट होगा साइज ऑफ Z एटम, कि हमारा जो Z एटम या ले रहे हैं जिसकी एसिडिटी को हम मेज़र करना है जिस कंपाउंड में, उसका साइज कैसा है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, और थर्ड उसका इंडक्टिव इफेक्ट दो सब्सटेंट प्रेजेंट ऑन द Z। मीन्स Z के साथ जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके साथ साइड में और कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये तीनों पॉइंट हमें क्या बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे किसकी, ऑक्सो एसिड की। ठीक है, देखो यहाँ हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कौन सा, HClO, HBr और HIO। यहाँ पे हम बात करें तो हमारा ये ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑक्सो एसिड का जनरल फॉर्मूला हमने देखा है ZOH। तो Z हमारा यहाँ क्या हो चुका है, क्लोरीन हो चुका है, और OH हमारे पास यहाँ पे साइड यूनिट आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, सबसे पहले साइज ऑफ Z एटम, कि जितना ज़्यादा हमारा स्मॉल साइज होगा हमारे एटम का कंपाउंड में जिसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें पता है क्लोरीन का साइज छोटा होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। अब साइज से ही रिलेट होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की। तो ये क्या करेगा, O के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अगर ये इसकी तरफ विड्रॉ कर रहा है तो O और H का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आसानी से हमारा H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना जल्दी यहाँ से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, और वो उतना ही ज़्यादा क्या बन जाएगा, एसिडिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हो गए हमारा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, कि ये तो हमने दो बेसिस पे देख दिए, साइज के बेसिस पे देख दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख दिया। एक पॉइंट और है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हम क्या कर लें, हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसकी क्या निकाल लें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा होगा। रीज़न क्या है, अभी देखो रीज़न यहाँ पे ये होगा कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, देखो हमारे जो एसिड और बेस हमने पढ़ा था उसमें हमने 2-3 बातें डिस्कस की थी, कि जो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज़ कर दे वो एसिडिक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एसिडिक है, और थर्ड पॉइंट जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट जो होते हैं एसिडिक नेचर को शो करने वाले, उन सभी को अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो वो हमारा वहाँ पे अपने बिहेवियर को शो करने में पता चल जाएगा उसका, कि उसका कैसा बिहेवियर है। तो ऑक्सीजन स्टेट को हमने कैसे बताया, कि जिसका ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है मतलब कि वो इतना एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा। तो ये दो फैक्टर हमने देख लिए। अब थर्ड फैक्टर हमारे यहाँ पे आता है सेम कंजुगेट बेस वाला, कि हम क्या कर लें कि यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करके देख लें। H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, और वो कंजुगेट बेस की फिर स्टेबिलिटी चेक कर लें। अगर वो कंजुगेट बेस स्टेबल बन रहा है इट मीन्स वो हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा अच्छा, और अगर नहीं है वो हमारा स्टेबल, अगर वो वीक स्टेबल है तो मतलब वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा, वो कंबाइन स्टेट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि इन सभी का अगर हम क्या कर देते हैं, आयनाइज करने के बाद H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं तो कंजुगेट बेस ये हमारे साइमल्टेनियसली बन जाएंगे। तो यहाँ ClO, यहाँ ClO2, ClO3 और ClO4। तो इनके अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट आएगा। देखो यहाँ पे हमारा जो ये O नेगेटिव चार्ज है ये केवल इस O पे ही सेपरेट हो रखा है। यहाँ पे जो ये O नेगेटिव चार्ज है ये एक टाइम पे इस पे मिलेगा और एक टाइम पे इस पे मिलेगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है, और जो अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो उसको वजह से वहाँ पे क्या आती है, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलती है। सेम यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो यहाँ रेजोनेंस और भी ज़्यादा मिलेगी। और इस केस में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 ऑक्सीजन एटम एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपने ऊपर रेजोनेंस करवाएंगे, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये हमें किससे मिला है, ये हमें मिला है इससे, HClO
4 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या है, मोर स्टेबल है। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देखा जिससे हमने इसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन किया। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि HNO, HNO2, HNO3। इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है मॉलिक्यूल की, तो इसके पास इसका क्या होता जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सेम हमारे पास H2SO3 और H2SO4 में भी हम देख सकते हैं कि H2SO4 का ज़्यादा होता है। रीज़न सेम कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर यही ट्रेंड हम कहाँ देखें, हमारे फॉस्फोरस के एसिड में देखें। देखो अब तक हम यहाँ यही बताते आए कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से हमारी एसिडिक स्टेट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन यही कंसेप्ट अगर हम अब की बार फॉस्फोरिक एसिड पे लगाते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे 1, 3 और 5 इंक्रीज़ हो रही है। जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए था वो हमारा ये वाला होना चाहिए था कि H2 3 PO4 की ज़्यादा, इसकी इससे कम और इसकी इससे कम। लेकिन जो एक्चुअल में हमें मिला वो क्या मिला, हमें ये मिला। अब इसको हम किसके बेसिस पे समझाएंगे, तो ये फॉस्फोरस हमारा एक एक्सेप्शनल केस है। इसको हम किसके बेसिस पे समझाते हैं, इसको हम समझाते हैं रेशो के बेसिस पे। ठीक है, रेशो का किस किस का बेसिस लेंगे कि कितने आपके, मतलब कि यहाँ पे आपको मेनली स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे वो हम इस 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले में। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं कि भाई अगर हमारा ऑक्सीजन स्टेट से वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हम उसको उसी से एक्सप्लेन कर देते हैं बाय द वे। लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा इन पे भी एप्लीकेबल होता है और हमारा इसके पे भी एप्लीकेबल होता है। तो ये फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन करेगा, ये एक्सप्लेन करता है कि आपका डबल बॉन्ड O डिवाइडेड बाय कितने आपके OH एटम है। ठीक है, इन दोनों का अगर रेशो लिया जाए तो जितना ज़्यादा रेशो आएगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा कितना है, डबल बॉन्ड 1 है और OH कितना है, तो 1/1, इट मीन्स 1 आएगा रेशो। यहाँ डबल बॉन्ड O 1 है और OH कितने हैं, 2, इट मीन्स हमारा रेशो 1/2 आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O 1 है एंड OH कितने हैं, 3 है। मीन्स ये हमारा मोनोबेसिक है, ये हमारा डाईबेसिक है और ये हमारा ट्राईबेसिक है। तो जितने ज़्यादा हमारे फिर OH बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रीज़न ये है कि इनका जो रेशो आएगा वो रेशो डिक्रीज़ होता जा रहा है, और रेशो अगर डिक्रीज़ होगा इनका डबल बॉन्ड O का और OH का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो ये हमने क्या देखा है, यहाँ पे ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ देखी है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कीटाइन। हाइड्रेटेड कीटाइन की यहाँ बात कैसे करी जाएगी कि देखो जैसे हमारा कोई भी कटाइन मॉलिक्यूल है, वो कटाइन मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, मीन्स उसके चारों तरफ क्या है, H2O के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जितना आपका जो मेटल आयन होता है वो जितना ज़्यादा हमारे पास इस H2O मॉलिक्यूल से क्या रहता है, कंबाइन रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जितना ज़्यादा आपका कंबाइन रहेगा हमारे पास, यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल है ये कैसा है, पोलर नेचर रखते हैं। तो ये हमारे मेटल कीटाइन से क्या करेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जब इन दोनों आपस में कंबाइन होंगे, हमारा मेटल आयन और वाटर का मॉलिक्यूल, तो कंबाइन होने के टाइम जब ये हाइड्रेटेड कटाइन बनाएंगे तो उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे। वो एनर्जी हमारी कौन सी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। हमने ये बोन हैबर साइकिल में भी देखा था कि वहाँ पर लास्ट में जब हमने जो हमारा गैसेज एटम था, उस गैसेज एटम को हमने क्या किया, हाइड्रेट किया। तो हाइड्रेट करने के बाद वहाँ पे क्या हुई, हाइड्रेशन एनर्जी रिमूव हुई। ठीक है, तो वो हाइड्रेशन एनर्जी रिमूव हो रही है, वो हमें क्या एक्सप्लेन बताएगी, वो हमें ये एक्सप्लेन करेगी कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एसिडिक नेचर वो कंपाउंड शो कर रहा होगा। ठीक है, तो जो वेरिएशन आएगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी में, वो हमारी एसिडिटी से क्या हो जाएगी, एसोशिएट हो जाएगी। तो जनरली जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे चार्ज टू साइज रेशो, कि जो हमारा चार्ज है वो क्या है और हमारा साइज क्या है, इन दोनों के रेशो, जिसका ये रेशो ज़्यादा आएगा वो हमारा ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, एक हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है और एक हमारे पास बेरियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो हम चार्ज बाय साइज रेशो देखेंगे। तो चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, इस एल्युमिनियम का है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसका है, तो चार्ज बाय साइज रेशो भी क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद कॉपर और बेरियम में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो साइज होता है वो किसका बड़ा, हमारा बेरियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेरिजन टू
कॉपर, और कॉपर की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देख लेंगे यहाँ पे, चार्ज बाय साइज रेशो। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो एसिडिटी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर साइज बड़ा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन दिखा रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन दिखा रहे हैं। तो इस बेसिस को लेके हम जो हाइड्रेटेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी भी एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो अब हम जो ये हमारी एसिडिटी है इसको हम इक्वेशन से एक्सप्लेन करके बताते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास आयरन है 3 पॉजिटिव में, इसका हमने एक सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया। कैसा कॉम्प्लेक्स, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हमने इसके साथ वाटर की कम्बिनेशन करी तो हमारे यहाँ पे एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब ये हमारा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फिर से इसकी यहाँ पे हमने इसकी क्या करी है, हाइड्रेशन करी है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है, इस हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी, तो ये हाइड्रोलिसिस करते टाइम यहाँ पे जो हमारा ये H2O जो मॉलिक्यूल है, वो H2O मॉलिक्यूल क्या कर देता है, चार्ज बाय साइज रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है हमारा H2O का, ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है। और पोलर होने की वजह से ये जो हमारा वाटर जो मॉलिक्यूल है, ये OH में और H पॉजिटिव में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस कब हुई है, ये प्रोसेस तब हुई है जब हमारे पास क्या हुआ, चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज़ हुआ। जब हमारे इस मॉलिक्यूल का चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पे इस H2O मॉलिक्यूल जो ये अटैच हो रखा था इसके साथ, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बना के जैसे ये चारों तरफ लगे हुए थे, तो जैसे हमारा चार्ज बाय साइज रेशो बढ़ा, ये H2O मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई ज़्यादा, जिसकी वजह से ये H2O मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल था वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो गया। ठीक है, जैसे ये डिसोशिएट हुआ तो हमारे पास जो OH है वो तो यहीं पे अटैच रह गया, और जो H पॉजिटिव था वो हमारे वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे इसने बना दिया। तो जितना जल्दी हमारा कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने का मतलब वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2O से अपना OH में और H में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो जितना जल्दी हाइड्रोलाइज होगा वो उतना ही क्या ज़्यादा बनेगा, एसिडिक बनेगा। ठीक है, और वो एसिडिक कब बन रहा है, जब उसका चार्ज बाय साइज रेशो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे OH बॉन्ड में पोलैरिटी आई, पोलैरिटी आने की वजह से H और OH बॉन्ड आपस में ब्रेक हो गए, और H पॉजिटिव की जो रिलीजिंग थी वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, वो आयनाइजेशन थी वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और हाइड्रोनियम आयन वहाँ पे बन गया। तो यही हमारी प्रोसेस है जो कि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है। तो ये हमें आप पास आप लास्ट समअप में देखो तो ये हमारा एक समअप हो सकता है इसका, कि हाइड्रोलिसिस बढ़ने के लिए ये चाहिए, बढ़ना ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा कब होगा, जब हमारा चार्ज बाय साइज रेशो इंक्रीज़ होगा। इसके होने से क्या होगा, OH में पोलैरिटी आ जाएगी, और OH हमारा क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, और H पॉजिटिव वहाँ से डोनेट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रेंड हमने यहाँ पे बनाए हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे पास 3 पॉजिटिव आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आयरन की सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, एल्युमिनियम और फिर कैल्शियम। सेम अगर 2 पॉजिटिव अगर कोई आयन है हमारे पास, ठीक है, अगर जो हमारा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है उस पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 पॉजिटिव है, तो उसका हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो जनरली आप ये ऑर्डर एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो हमारे पास इन एसिडिटी कंपेयर करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड के बाद हम किसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में जनरली हम 2 ही की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक हमारा क्या होगा, फिनोल होगा। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फिनोल, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा। जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस पर हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है Z, X एंड Y। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम इसकी डिफाइन करेंगे तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। किस किस पे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पे, और दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा, रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारे इस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को, तो इंडक्टिव इफेक्ट में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट में आता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। 2 आई इफेक्ट होते हैं। प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जो डोनेटिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स जो साइड आइटम जो लगे हुए हैं इनकी डोनेटिंग पावर बढ़ जाती है। और माइनस आई में क्या करते हैं कि हम वो ग्रुप यहाँ पे साइड में लगाते हैं जो कि इसकी से क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉल कर ले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे हमने इसका H पॉजिटिव रिमूव किया, ठीक है, देखो सबसे पहले जब भी आपको किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो आप वहाँ से उसका H पॉजिटिव हटा दो। H पॉजिटिव जैसे ही हटाओगे वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से H गया, यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया।
अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको हमें स्टेबल करना है। अगर वो स्टेबल हो रहा होगा तो वो मोर एसिडिक, और अगर वो स्टेबल नहीं हो रहा होगा तो वो लीस्ट एसिडिक। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो साइड एटम है इस पर हम क्या लगाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे विड्रॉ ग्रुप लगाते हैं, लाइक Cl3 हमने लगा दिया, जितने ज़्यादा लगेंगे, देखो डिपेंड करता है नंबर पे भी और उसकी कितने नंबर में ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर सबसे पहले हमने देखा कि सभी जगह सेम एटम लगा दिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, तीनों ही हमारे क्लोरीन अगर हम लगाते हैं तो जितने ज़्यादा हमारे क्लोरीन लगे होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये हमारा था सिंपल एक एटम के अटैचमेंट पे। अगर हम वहीं पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक में फ्लोरीन लगा देते हैं, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप लगा होगा उसकी विड्रॉ करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा वो अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बना था वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट अगर हम लगा रहे हैं, मतलब कि अगर हम ऐसा ग्रुप यहाँ अटैच कर रहे हैं जो हमें क्या कर रहा है, डोनेटिंग नेचर शो कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू और आगे देगा। पहले से नेगेटिव चार्ज था, अब वो और डोनेशन वहाँ पे हो रही है, तो और डोनेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ एक CH3 मीन्स एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ आपके पास दो डोनेटिंग ग्रुप हो, यहाँ एक भी नहीं था, स्टार्टिंग से देखो यहाँ एक भी नहीं था, यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप लग चुका है, यहाँ दो लग चुके हैं और यहाँ तीन डोनेटिंग ग्रुप लग चुके हैं। तो जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज होगा और उतना ही वो क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एसिडिक को अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे कि हमारे एसिडिक की स्ट्रेंथ हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेस जनरली होता क्या है, जो कि हमें क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। देखो दोनों ही बात अलग है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होना चाहिए, वो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर के और पी के पे अगर हम देखें तो जिसका पी के भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमारा कैसा होगा, वीकर बेस होगा। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं अमोनिया के, कि अमोनिया हमने लिया है, उसके बाद हमने H पॉजिटिव डाला, तो H पॉजिटिव क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और NH4 पॉजिटिव बना लेगा। तो यहाँ pKb की वैल्यू को हम देखिए 4.74 हो जाती है। यहाँ पे जो pK है यहाँ पे 4.74 है, इट मीन्स जो हमारा अमोनिया होता है ये कैसा होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, कैसा बेस होता है हमारा अमोनिया, वीक बेस होता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ के आए थे अभी एसिड में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने पे। कैसे कि अगर हमारे पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे, इस अमोनिया के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे उतनी ज़्यादा वो बेसिसिटी को शो करेगा, और जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी वो कम बेसिसिटी को शो करेगा। रीज़न समझो क्या है कि अमोनिया को आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, अगर उसे डोनेट करने हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए, और अगर हम उस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। जैसे अब NH3 है, फिर हमने इस पर NH2 लगा दिया जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर हमने यहाँ पे OH लगा दिया जो कि इससे भी ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे थी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी डिक्रीज़ हो गई। सेकंड पॉइंट में अगर हम डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे वहाँ पे, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, जैसे CH3 है, एक लगा दिया, फिर दो लगा दिए, फिर तीन लगा दिए, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको और डेंसिटी देगा, और और डेंसिटी देगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास जो बेसिक करेक्टर है वो डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज़ होता है और विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। रिवर्स है बिल्कुल हमारे एसिडिक वाले से। ठीक है, एसिडिक में और बेसिक में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बिल्कुल रिवर्स रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो कि एक एक्सेप्शनल भी केस यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम तो अभी आ रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, भाई एसिडिक इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही थी जैसे जैसे हम डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे थे। तो टर्शरी का क्या होना चाहिए था, हमारे पास ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होने की वजह से ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। इट मीन्स इसकी पीकेबी जो वैल्यू आनी थी वो कम आनी थी, लेकिन इसकी जो पीकेबी की वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पीकेबी अगर ज़्यादा हो गई मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ
डिक्रीज़ हो गई। तो जब हम सेकेंडरी और टर्शरी में कंपेयर करते हैं तो हमारी सेकेंडरी की ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है कंपैरिजन टू टर्शरी। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये आया कि स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जो हमारा अमोनिया है वो नाइट्रोजन है वो क्या है, छोटे साइज का है। छोटे साइज का होने की वजह से इसके ऊपर जब 3 बल्कि ग्रुप लग जाते हैं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाती है। उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इसका बेसिसिटी का जो नेचर था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सेम अगर हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं देते हैं और वो डोनेटिंग नेचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक करैक्टर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे टर्शरी और सेकेंडरी में दोनों में ध्यान रखना कि टर्शरी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। रीज़न वहाँ पे ये होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, वैसे तो डोनेटिंग बढ़ाता ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे CH3 लगाए थे, अब CH3 की जगह हम क्या लगा देते हैं, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो जैसे जैसे इथाइल ग्रुप बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन फिर से वही फैक्टर आ जाएगा कि यहाँ पे टर्शरी आ जाने की वजह से इसकी थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब 3 ग्रुप आ जाते हैं बल्कि तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग जाता है। इस वजह से वो डोनेट करने में अपना आसानी से डोनेट वो नहीं कर पाता है। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पे आ गया था। अब हमारे पास जो लास्ट स्ट्रेंथ वाला टॉपिक बचता है वो कौन सा बचता है, एसिड और बेस के ऑक्साइड। कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा मेटल है उसके ऑक्साइड बनाते हैं या फिर कोई नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो किस टाइप का नेचर शो करते हैं। देखो ये जनरली हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो मेटल होगा हमारा, ठीक है, देखो जो मेटल होता है ये 9th-10th क्लास में हम पढ़ लेते हैं कि जो मेटल अगर ऑक्साइड बनाएगा तो वो हमारा कैसा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। और वहीं अगर नॉन मेटल की अगर हम बात करें और उसका अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे तो वो हमारा कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, ये हम छोटी क्लासों में जनरली पढ़ के आएंगे, 9th-10th में हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो उसको हम समझाएंगे कि वो ऐसा हो क्यों रहा है, कि वहाँ पे जो मेटल है वो हमारा ऑक्साइड अगर बना रहा है तो बेसिक ऑक्साइड हो रहा है, नॉन मेटल बना रहे हैं तो कैसा ऑक्साइड हो रहा है, एसिडिक ऑक्साइड हो रहा है। देखो कैसे हैं यहाँ पे कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, कि जो हमारा मेटल का कोई भी हमारा मेटल आयन है वो ऑक्साइड है, जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव को रिलीज़ करता है, और जो H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। सेम ही अगर हम कोई बेसिक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, मीन्स हमने नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड ले लिया और उसका जो अगर हम रिएक्शन देखें तो वो क्या करता है, जो H पॉजिटिव है उसको कंज्यूम कर लेता है, और H पॉजिटिव कंज्यूम करने की वजह से वहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव की कमी आ जाती है, और कमी होने की वजह से वो किस टाइप का नेचर शो करने लग जाता है, वो बेसिक नेचर शो करने लग जाता है। ठीक है, तो मेनली जो एसिड के ऑक्साइड होंगे और जो बेसिक के ऑक्साइड होंगे वो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करते हैं कि वो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या फिर वो कम कर रहे हैं। तो एसिडिक हमारी H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और जो बेस होते हैं वो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। अच्छा, इन्हीं के बीच में एक एम्पोटेरिक नेचर रखने वाले कंपाउंड भी आते हैं। तो एम्पोटेरिक जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है कि वो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं रिएक्शन करते दौरान, और वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, वो दोनों ही टाइप की रिएक्शन वहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्पोटेरिक बोलेंगे। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, कौन सा, Al2O3 टाइप का। अगर हम Al2O3 लें और इसके साथ अगर हम H पॉजिटिव डोनेट करें तो ये क्या करता है, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है और Al3 पॉजिटिव की यहाँ फॉर्मेशन कर देता है, साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इसने क्या करा है, इसने यहाँ पे इस H पॉजिटिव को कंज्यूम किया, तो यहाँ पे ये बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, सेम ही रिएक्शन अगर हम यहाँ देखें Al2O3 की, तो Al2O3 को जब हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं तो ये क्या करता है, AlO2 नेगेटिव बना लेता है। मतलब अब ये क्या कर रहा है, OH की कंसनट्रेशन को कम कर रहा है। इट मीन्स रिवर्स में ये क्या कर रहा होगा, H पॉजिटिव को बढ़ा रहा होगा, है ना। अगर वो OH को कम कर रहा है तो H को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा नेचर शो करने लग जाता है, ये एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। तो जो हमारा एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे दोनों ही टाइप के नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। ठीक है, इसको हम देखो बता भी सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मेटल होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, जो नॉन मेटल होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और जो सेमी मेटल मीन्स जो मेटेलॉइड होते हैं वो हमें कैसा बनाते हैं, एम्पोटेरिक ऑक्साइड बना के देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रुप में बात करें, डाउन द ग्रुप, जब हमारी बोरोन फैमिली हम लेते हैं, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, हमारा गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। तो जब हम डाउन द ग्रुप की बात करें, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है।
बेसिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप आने पे? क्योंकि वहाँ पे जो उनकी पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो रही है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझो, हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से हमारा जो चार्ज बाय जो साइज रेशो होता है, ठीक है, चार्ज बाय जो साइज रेशो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है नीचे आते टाइम और चार्ज उसके ऊपर कम होते जा रहे हैं। तो चार्ज बाय साइज रेशो उसका डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि जो आपका कोई भी आयन है उस आयन के पास अगर कोई दूसरा आयन आता है तो उसको कितना वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी होती है पोलराइजिंग पावर, कि वो उसके ऊपर उसको कितनी अट्रैक्शन पावर से अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से उसके ऊपर चार्ज की कमी आ जाती है और अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं होंगे तो वो दूसरे आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए वो कैसा नेचर शो करने लग जाता है, बेसिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है। बेसिक कैरेक्टर का क्या रिलेशन हुआ कि अगर वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इट मीन्स वो उसको इतनी ज़्यादा पकड़ के नहीं रख पा रहा है। अब ऑक्सीजन को ही आप ले लो कि OH हमारा है, तो जब हम डाउन आ रहे हैं तो इस OH का बॉन्ड वीक होता जा रहा है, ठीक है। OH बॉन्ड का वीक होने की वजह से यहाँ से वो जो H पॉजिटिव जो हमारा बॉन्ड होगा, जैसे B2O3 देखते हैं हम यहाँ पे, तो जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो जो OH बॉन्ड जो होगा वो हमारा उस मेटल के साथ इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जो मेटल का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो ये बॉन्ड इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे और क्या हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। तो OH यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और जो जितना ज़्यादा OH को रिलीज़ करेगा वो उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। समझ में आ गया? तो बोरोन का आप यहाँ एक बोरोन का OH बनाओ, ठीक है, एल्यूमिनियम का OH बनाओ, और जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बोरोन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, चार्ज इसका ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इतना जल्दी वो OH को डोनेट नहीं कर पाती। लेकिन जैसे हम एल्युमिनियम के पास आते हैं तो एल्युमिनियम के पास आने के बाद और नीचे और गैलियम के पास जाते जाते और इंडियम के पास जाते जाते क्या हो जाता है, ये साइज बड़ा हो जाता है इसका, और साइज बड़ा होने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर वीक हो जाती है और ये आसानी से अपना OH क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं और ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था बेसिक कैरेक्टर का। अब देखो देख भी सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर होंगे, बीच के 2 एम्फोटेरिक होते हैं, लास्ट के हमारे बेसिक। तो डाउन द ग्रुप आने पे हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो भी ट्रेंड थी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने वाले वो फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं हमारे लिव्यूज़ एसिड पे और बेस पे वो क्या इफ़ेक्ट शो करेंगे, ठीक है। ओके।